50 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या रियल स्टेट मार्केट में महामंदी आने वाली है? हर जगह हर इन्वेस्टर सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो आप, बेचने की तो सोचो भी मत, अभी तो इतनी मंदी आनी है कि जो हमारी पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी। इमेजिन कीजिए, आपने अगर 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, कुछ साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 70 लाख भी ना रहे तो कैसा लगेगा? सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे ही हेडलाइन वाली वीडियो वायरल हो रही है, महामंदी, गिरावट, तबाही। और आज आज आपको वो रेट मिल रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में जो 20 साल पहले मिलते थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होने वाली है, बिल्डर्स के पास बायर नहीं बचेंगे। लेकिन सच में क्या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर हिस्ट्री हमें कुछ सिखाना चाह रही है? तो आज हम ना देखो भाई, इमोशंस पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे डाटा क्या कहता है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है, और इन्वेस्टर्स जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं। अब रियल स्टेट में सबसे बड़ी गिरावट कब आती है, और आज वैसी कंडीशन बन रही है या बन सकती है, या क्या सच में रियल स्टेट बाजार खत्म है? तो आज सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंदु धैया एंड बने रहिएगा मेरी वीडियो में अंत तक, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में अभी जो इन बातों का कंक्लूजन है, तो 2026 में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या भाई अपने घर में बैठ जाना चाहिए। तो इन बातों को करेंगे बाद में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो रियल स्टेट होता है ना भाई साहब, वो गिरता कब है, ये जानना बहुत जरूरी है कि गिरता कब है। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं। देखो भाई साहब, प्रॉपर्टी बाजार जो होता है ना, वो रोज रोज क्रैश नहीं होता। स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, हर दिन होता है कि कोई भी स्टॉक आ गया, कोई भी ग्लोबल मार्केट में कुछ आ गया, ट्रम्प भाई साहब ने कुछ कह दिया, चीन में कुछ हो गया, इधर उधर कुछ भी हो गया, बाजार गया। लेकिन रियल स्टेट मतलब आप लगा लो कि एक लिक्विड एसेट है। यहाँ पर जो प्राइसिंग होती है ना, वो उनका एक तरीके से ट्रांजैक्शन स्लो हो जाती हैं, बट ये बाजार डूबता नहीं है। ये आप प्लीज इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल सबसे पहले तो निकाल दीजिए कि रियल स्टेट धड़ाम गिरेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी भाई साहब, वो 10 लाख रुपए में मिल रही है। यहाँ पे ऐसी कोई सेल नहीं लगने वाली है। देखो भाई साहब, हमारा इतिहास बताता है कि जब बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आती है ना, वो कब आती हैं? जब 4 चीजें एक साथ हों। सबसे पहले तो एक्सेसिव स्पेकुलेशन, बहुत ज्यादा हो जाए तो। उसके बाद में बहुत ज्यादा डेब्ट आ जाए तो कंपनीज के ऊपर। नंबर 3, इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, या फिर डिमांड कोलैप्स हो जाए। ठीक है, जब ये चारों फैक्टर मिल जाते हैं तो प्रॉपर्टी मार्केट प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट 2026 में ये चारों ही चीजें हो रही हैं। एंड मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो रियल स्टेट बाजार है, नॉट इन गुड़गांव, नॉट इन नोएडा, ये हर जगह की मैं रियल स्टेट की बात कर रही हूँ, फिर चाहे वो दुबई का बाजार हो, फिर बॉम्बे का बाजार हो, किसी छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, हर जगह पर अभी ये आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ये समझने की जरूरत है कि जो पहले प्रोजेक्ट बन रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लगा लो कि सबकी पेमेंट आ चुकी है, लोग अपना पैसा रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी बाजार में अब एक रीसेल है ना, रीसेल का बाजार जो है वो बहुत से एकदम से क्या कहते हैं, जिसने तेजी पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि लोगों को अपना घर लेना है, और जो प्रोजेक्ट्स आज के टाइम पर डिलीवरी पर खड़े हैं, उनमें अगर आप जाकर देखोगे, किसी भी प्रॉपर्टी के ब्रोकर भाई साहब से आप पूछ के पता करोगे ना, भाई साहब वहाँ जगह भी मिल रही है और वहाँ पर मुंह मांगे दाम पर रीसेल हो भी रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। तो इन चीज़ों का असर ऐसा नहीं है, और वो चीज़ें भी आपको भाई साहब मुंह मांगे, अगेन बोल रही हूँ मैं, मुंह मांगे प्रीमियम या मुंह मांगे दाम पर मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जहाँ पर डिमांड है। अगर रीसेल की मार्केट की डिमांड है, प्रोजेक्ट अगर बनकर रेडी है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर रहने वाले लोग जाएंगे ही जाएंगे। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी और वो आज 50 लाख की मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी की डिमांड वहाँ पर कम हुई है जो अलग अलग इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए हैं। एक एक बिल्डर ने इतने सारे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिए। क्लाइंट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस में इन्वेस्ट करें, कहाँ जाएं, कहाँ करें, तो वहां पर वो लोग फंस जाते हैं। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जो प्रॉपर्टी क्रैशेस होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। देखो, हिस्ट्री से सीखते हैं। सबसे पहले 1990 में जापान में, आपने सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जापान की प्रॉपर्टी का कुछ एक रील देख रही थी, उसमें बताया था कि जापान में प्रॉपर्टी बबल इतनी बड़ी हो गई थी कि लोग कहते थे कि भाई टोक्यो की जो लैंड है ना, पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। वो ये वहां के लोग ऐसा बोलते थे। बबल फूटा, प्राइजेस
को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिला, सालों लग गए, प्रॉपर्टी वैसी है। इसी तरीके से 2008 में अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था, जब महामंदी आ गई थी 2008 में, आपको याद होगा स्टॉक मार्केट पे गिरा था तो हर जगह मंदी आई थी। बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया था, लोगों ने स्पेकुलेशन की, हाउसिंग जो सोसाइटीज थी वो बबल बन गए थे, है ना। फिर आया कोलैप्स, और ये कोलैप्स बहुत बुरे तरीके से आया था, और इस इवेंट ने देखा जाए तो दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। ये बात मैं 2008 की कर रही हूँ, और ये था रियल एस्टेट का क्रैश, जब हम कह सकते हैं सच में उस वक्त लोगों को हिलाकर रख दिया था उस क्रैश। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई इंदु मैडम एक बात बताओ, क्या इंडिया में वैसे ही मंदी दोबारा आ सकती है जैसे 2008 में आई थी? देखो भाई साहब, इंडिया में भी वही कंडीशन है अभी, देखा जाए तो रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, सिचुएशन अलग है। अभी इंडिया में हाउसिंग डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, अभी भी लोग रह रहे हैं, अर्बनाइजेशन कंटिन्यू हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, डेली कोई ना कोई जो है एक्सप्रेसवे अनाउंस हो जाता है और काम चलता है, ऐसा नहीं है, काम होते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का फर्क है, लेकिन चैलेंज भी आता है साथ में भाई साहब, जस्ट बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी के प्रेशर बढ़ गए हैं, ईएमआई के प्रेशर बढ़ गए हैं, जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, ग्लोबली जो है स्लो डाउन आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्क है ना वो आपका प्रूव हो जाता है आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे को लेकर, है ना। लेकिन सिचुएशन जो है वो 2008 में जो हुआ था ना उसके जैसे अभी नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा पैनिक मत होना कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2008 वाले प्राइसेस, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आपको भाई साहब ये जानना होगा कि आप हो क्या। आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, आप लॉन्ग टर्म वाले हो, या आप एंड यूज़र वाले हो, है ना। क्योंकि ये जो बाजार होता है, ये जो भी चीज़ें बन रही हैं आपके आसपास में, हर कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, और ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपको यही समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए है कौन सी नहीं है, तो भाई साहब फिर तो आपके लिए महामंदी क्या, बस तबाही है। तो ये चीज़ें आपको देखो सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने देखा है कि इतना सारा ये जो एआई हो गया है, एआई और ऑटोमेशन की वजह से भी लोग फ्यूचर को लेकर बहुत ही कॉशियस हैं, जस्ट बिकॉज हर सेक्टर में हायरिंग स्लो हो रही है ना, ले ऑफ भी देखने को मिल रहे हैं, फायरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, लोग अनसर्टेन होते जा रहे हैं कि भाई साहब अगर आज जॉब है कल नहीं है, तो प्रॉपर्टी बाइंग अगर कर ली तो, और कल को अगर मैंने ईएमआई पे कर रहा हूँ और मेरी नौकरी नहीं रही तो क्या होगा। आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें तो एक आम इंसान सोचता ही है, और कहीं ना कहीं वो अगर सोच के करेगा तो सेफ रहेगा भाई साहब। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, स्लो डाउन की सिचुएशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है डिमांड पर कहीं ना कहीं। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि हाउसिंग की जो नीड होती है ना, एक जो ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत और डिमांड बहुत अलग अलग होती है एक तरीके से। जो लोगों का डर है ना इन्वेस्टमेंट में, वो उस डिमांड को कहीं ना कहीं डिले कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उस डर में आकर, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कुछ लोग डरे हुए हैं तो सभी लोग डरे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। लोग इन्वेस्ट तो आज भी कर रहे हैं, जिसको जो चीज़ समझ आ रही है वो अपने पॉकेट के हिसाब से ले रहा है ना। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई साहब रिस्क कहाँ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहाँ पर रिस्क होगा। अगर जिस दिन रिस्क को पहचानना आ गया आपको, आप बहुत एकदम से माहिर हो जाओगे इस खेल के। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर करेक्शन आता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि ओवर सप्लाइड लोकेशन पे, पुअर कनेक्टिविटी लोकेशन पे, स्पेकुलेशन पे, वीक डेवलपर्स के साथ में, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल की बात मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पर वैसे तो किसी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट इफ़ आई टॉक अबाउट गुड़गांव, तो गुड़गांव में जैसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे कि लो राइज के भी और हाई राइज के भी आए हैं। वो प्रोजेक्ट आज 0 पर भी ट्रेड नहीं हो रहे हैं। उनमें से कई सारे बिल्डर्स हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। बट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, और उधर न्यू गुड़गांव की तरफ में भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि यूजलेस हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब उन्होंने इन्वेस्ट ही क्यों करा है। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है, वहाँ रिस्क है और प्योर रिस्क है। इधर
49 सेक्टर की एक मैं प्रोजेक्ट की बात, मैं नाम नहीं लूंगी, अगर आपको नाम समझ आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं किस प्रोजेक्ट की अभी बात कर रही हूँ। सेक्टर 49 का प्रोजेक्ट है भाई साहब, आज भी 10 लाख रुपए लॉस में भी बंदा देने को राजी है, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है ना। अब ऐसे में अगर आप मान लो महामंदी भी आ गई, लेकिन अगर आप एक लोकेशन चूज करते हो, अगर आपको ये पता है कि मास्टर प्लान के हिसाब से भाई साहब वहाँ पे कौन सी सड़क निकलनी है, कौन सी मेट्रो आनी है, कौन से क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट के हब बनेंगे, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आना है ना, क्या चीजें होंगी, तो भाई साहब ऑब्वियसली फिर तो वहां पर आपको इस मंदी के नाम पर डिस्ट्रेस डील भी मिलेंगे, डिस्काउंट भी मिलेंगे, और आप एक सही डील करके लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर लोगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जरूरत क्या है, आप कौन हो, आप क्या चाहते हो अपने पैसा लगाना, पैसे से जो आप पैसा लगा रहे हो उससे आप क्या चाहते हो। तो ये चीजें अगर आप सोच कर करोगे भाई साहब तो कोई भी मंदी आप पर असर नहीं करेगी। अब आप एक बात दो, स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जिसको आप कहते हो कि जो सुनने में आता है कि अरे भाई साहब उस बंदे ने पैसा लगाया था और आज उसने पैसे का एक अचार बना लिया, वो कौन होते हैं? वो जब ही इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई साहब जब सब लोग भीगी बिल्ली की तरह अपने घर में बैठ जाते हैं दुबक के कि अरे यार बाजार में तो ये ओले पड़ गए, बाजार में तो बम फिर गया और महामंदी आ गई। वही लोग होते हैं जो एकदम से डेयरिंग जो इन्वेस्टर होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो उसी मौके का फायदा उठाते हैं और सही रेट पर डील लेकर जाते हैं और उनका पैसा ही फिर ग्रो होता है, क्योंकि टाइम तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है ना। तो भाई साहब दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला तो देखो, एक तरीके के लोग होंगे कि जो भाई हेडलाइन देखकर पैनिक कर जाएंगे, और दूसरा कौन सा ग्रुप होता है जो डाटा देखकर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। ये बात को ध्यान से सुन लीजिएगा आप, मैं दोबारा ये मैंने सटीक शब्दों में बताया है, यही जो मैं पिछली बोले जा रही हूँ इतनी देर से, आपको समझ आया होगा कि मौके का फायदा उठाना एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है ना। तो ये आपको सोचने की बहुत जरूरत है कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो कि एमए वाले इन्वेस्टर हो। भाई साहब जो लेजेंडरी इन्वेस्टर होते हैं ना, यूं तुर्रम खा वाले इन्वेस्टर होते हैं भाई साहब, उनका सिर्फ एक रूल होता है, सिर्फ एक, बाय बेस्ड ऑन वैल्यू नॉट बेस्ड ऑन नॉइज। शोर के बेस पर कभी भी चीज मत लो, पब्लिसिटी के बेस पर कभी भी चीज मत लो, फंस जाओगे। और अगर आपने सूझ समझ से काम लिया तो भाई साहब कर जाओगे बढ़िया। और मेरी वीडियो देखोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आनी है चीजें, है ना। और मान लो अगर आपकी प्रॉपर्टी अफोर्डेबल प्राइस पे है, लोकेशन अच्छी है, लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं डिमांड क्रिएट करती है, तो शॉर्ट टर्म फीवर के बावजूद आप अपनी प्रॉपर्टी में वैल्यू क्रिएट करोगे। लिख के ले लेना मेरी इस बात को। तो सबसे बड़ा लेसन आपको क्या मिलता है इन सारी बातों का? देखो भाई साहब, आज जो लोग 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट की बात कर रहे हैं कि भाई साहब ये तो तबाही आ गई है और आर्थिक मंदी आ गई है, महामंदी आ गई है, देखो भाई साहब आ गया है, स्लो डाउन है। उनमें से बहुत सारे लोग है ना इन बातों को सुनकर क्या करेंगे, भाग जाएंगे, पैनिक करेंगे, और पैनिक कर करके क्या करेंगे, सिर में दर्द कर देते हैं, पैसा लगता है। भाई साहब देखो दुख तो होता ही है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पैनिक नहीं होना है, बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर, है ना। और इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर प्रिडिक्शन के नाम पर बढ़िया चीज भी लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो कि सच तो ये है कि कोई भी फ्यूचर को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं भी जो बैठी हूँ यहाँ पर, अब मैं भी इधर उधर सिनेरियो को देखकर ही बात कर रही हूँ भाई साहब आपसे। प्रिडिक्शन तो मैं भी नहीं कर सकती कि भाई फलानी प्रॉपर्टी ले लो ये हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, मेरी इंस्टिंक्ट्स बोलती है, मतलब मेरे सेल्फ से अगर आप पूछोगे मुझे देखकर पता लग जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है यहाँ पर पैसा लगाओगे तो पैसा बने। सेक्टर 49 में एक प्रोजेक्ट आया है, सेक्टर 102 में एक प्रोजेक्ट आया है। मैं शुरू दिन से बोल रही थी कि भाई साहब मत लो मत लो मत लो, और आज वो लोग फंसे बैठे हैं। तो क्या होता है ना, कुछ पता लग जाता है, कुछ एक इतनी तो प्रोडिक्शन हो ही जाती है भाई साहब, इतना तो एक्सपीरियंस अब हमारे अंदर इतना तो आ गया ना कि हम ये बता सकते हैं कि कहाँ लगाओगे तो कहाँ पाओगे। तो ये चीजें होती हैं। तो भाई साहब इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन है इस बातचीत का कि रियल एस्टेट मार्केट में करेक्शन आता है, नो डाउट आता है, स्लो डाउन भी आता है, बिल्कुल आएगा, आती हैं चीजें, हमेशा कोई चीज ऐसे पीक पर नहीं जाती। लेकिन कुछ लोकेशंस और प्रोजेक्ट्स में प्राइस का प्रेशर भी आ जाता है, बिल्कुल आता है। लेकिन हर एक स्लो डाउन को 50 साल की मंदी, 50 साल की गिरावट कह देना भी
ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी हो, क्योंकि थंबनेल अच्छा है, अगर इतना नहीं लिखेंगे तो आप लोग फिर आते भी नहीं हो देखने। ये भी हिसाब किताब है। इतनी सारी वीडियो डालती हूँ, पीछे जाकर देखो, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रखे, एक वीडियो पे नहीं जाते आप। बताओ, गए हो इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखी है आपने कभी? मेरी वीडियो सारी जाकर देखो और बताओ आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी है। एनीवेज, कम बैक टू द टॉपिक। लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ वो लोग क्रिएट करते हैं भाई साहब जो इस डर और इस लालच के बीच में बैलेंस बनाकर चलते हैं। जिस दिन बैलेंस बनाना सीख जाओगे ना, उस दिन तुमसे ज्यादा स्मार्ट बंदा कोई होगा नहीं इस धरती पर, है ना। और वही बात है भाई साहब, क्रैश का इंतजार करते करते तो लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये जो चीजें होती है ना, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई मंदी आ गई, नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन अगेन, अगर मान लो मिठाई की दुकान पे जाते हो ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी मिठाई चलती है। अगर शुगर होगा और ज्यादा मीठा खा लोगे तो भाई साहब फिर तो बम बम बोले होना है। अपने हिसाब से चीज लो। नहीं समझ आ रहा है, बुक अपॉइंटमेंट विद मी, हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। कम टू माई ऑफिस, लेट्स सिट एंड डिस्कस। क्योंकि मैं आपको कोई ऐसे नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे बोल दिया कि इंदु मैडम मेरा 5 करोड़ का बजट है और मैं कह दूंगी कि आपको ये ले लो ये ले लो। नहीं, 5 करोड़ के बजट में आप क्या, आपकी इंटेंट है, आप क्या चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट से, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, है ना, और कब आप उसको बेचना चाहते हो, और क्या आपका बजट का सिनेरियो रहेगा, ईएमआई है कि आपकी सेल्फ फंडिंग है। इन कुछ चीजों को जानने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको सूट करती है। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब लाइक कर देना, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। और हाँ, चैनल पर जाकर देखो, एक से एक वीडियो डाल रखी हैं। द ओनली थिंग इज कि अगर वीडियो पर चले गए ना, समझ आ गया, तो भाई साहब किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। एनीवेज, नहीं देख लेना सबकी, एनीवेज बट मेरी जरूर देखना। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।